नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करते हैं जो अभी कुछ दिन पहले आपकी टीईटी परीक्षा हुई है, जो किसी कारणवश निरस्त कर दी गई, अर्थात ये कह सकते हैं कि पेपर लीक हो गया था, निरस्त कर दी गई। तो हम आज उसके कुछ प्रश्नों का विश्लेषण करते हैं कि हमारे द्वारा जो आपको कंटेंट उपलब्ध कराए जा रहे हैं उस कंटेंट से कितने मैच किए। ठीक है ना। देखिए, हमारा ये बताना नहीं है कि हमारे द्वारा पढ़ाई गई सारी चीज़ें आ गई। हम ये यहाँ बताना चाहते हैं कि हमने जो सिलेबस कवर किया है उससे आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मिले हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस एपिसोड को देखने के बाद आप जाइए, हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, हर एक कंटेंट को देखिए, उसको अच्छे से समझिए, क्योंकि हमने अपने इस चैनल के माध्यम से आपको पूरे सिलेबस को प्रोवाइड कराया है। तो जाहिर सी बात है, जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो सिलेबस से ही पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे हम एक विश्लेषण करते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार के थे, कैसे डायरेक्ट पूछे गए या किस तरह से इनडायरेक्ट पूछे गए। तो आइए कुछ प्रश्नों का विश्लेषण करते हैं। तो शुरुआत करें। देखिए, ये जो प्रश्न है, ये जो अभी आपकी परीक्षा हुई है उससे हमने केवल बाल विकास और शिक्षा पे लिया है। तो आइए शुरू करते हैं, एक एक प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न था वो था, सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान क्या है। देखिए साहब, आप लोग छात्र अध्यापक है ही, भविष्य के अध्यापक भी हैं, तो आपने माइक्रो टीचिंग की होगी। ठीक है ना। माइक्रो टीचिंग की होगी तो माइक्रो टीचिंग में आपको बताया जाता है कैसे क्या करना है। उसमें कालांश निर्धारित होते हैं, समय निर्धारित होता है कि कैसे करना है। तो उसमें जब हम योजना बनाते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं, तो क्या करते हैं, आप अपने लेसन प्लान के अनुसार आप पढ़ाते हैं। पढ़ाने के पश्चात क्या होता है, आपको फीडबैक मिलता है, प्रतिपुष्टि मिलती है। फीडबैक के बाद क्या करते हैं आप, आपकी योजना में जो कुछ भी सुधार करना होता है, शिक्षण विधि में सुधार करनी होती है, उसको सुधार करते हैं, फिर से पुनः शिक्षण करते हैं, फिर से आपको प्रतिपुष्टि मिलती है। तो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान क्या है। अब हम विकल्प को देख लें। प्रतिपुष्टि यानी आपको फीडबैक मिल रहा है, पुनः आप प्लानिंग कर रहे हैं, पुनः योजना बना रहे हैं, पुनः प्रतिपुष्टि मिल रही है, या पुनः शिक्षण कर रहे हैं। तो देखिए, अंतिम सोपान जो होता है वो पुनः प्रतिपुष्टि होता है। यानी हमको जब फीडबैक मिलता है लास्ट में, तो फिर उसी के अनुसार हम अपनी आगे की कार्य योजना बनाते हैं, पाठ्य योजना बनाते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक है। तो आपने इसमें हमने गिलफोर्ड का सिद्धांत भी बताया था। आप वीडियो में प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं गिलफोर्ड का सिद्धांत। तो देखिए, हम डायरेक्ट यहाँ प्रश्नों पे आते हैं, इसका हल करते हैं। तो गिलफोर्ड का जो अपसारी चिंतन में क्या होता है, सबसे पहले विचार आते हैं, विचार प्रवाह। तो इसका ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक कौन थे। मस्तिष्क उद्वेलन, ब्रेन स्टॉर्मिंग। देखिए, इसमें कुछ टर्म ऐसे होते हैं जो हिंदी में तो आपको कठिन लगते हैं, लेकिन थोड़ी सी अगर इंग्लिश वाले जो उसके शब्द होते हैं वो आपको थोड़े से आसान लगते हैं। तो मस्तिष्क उद्वेलन अर्थात ब्रेन स्टॉर्मिंग, इस विधि के प्रतिपादक कौन थे। तो आप उसमें जाके आप देख सकते हैं वीडियो में। तो इसके जो प्रतिपादक हैं आप ओसबॉर्न महोदय थे। आगे देखते हैं, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसको हम टैट भी बोलते हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से कौन संबंधित है। तो अर्थात इस प्रश्न से कहने का, इस प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि ये जो टैट है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो है क्या ये प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण क्या है। ये पर्सनालिटी जांचने का, व्यक्तित्व मापन का क्या है, एक प्रक्षेपी विधि है। ठीक है। तो इसको जो शुरुआत किए थे वो पति पत्नी थे, यानी CD मॉर्गन और HA मोरे, मॉर्गन और मोरे ने किया था। तो इसमें जो आपका जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा दोनों, क्योंकि इस परीक्षण विधि का जो शुरुआत किया था इन दोनों ने दिया था, प्रतिपादन किया था। आगे देखते हैं, सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था कहलाती है क्रिएटिविटी, है ना। जो आपकी क्रिएटिविटी होती है, सृजनात्मकता होती है, तो सृजनात्मक चिंतन की जो प्रथम अवस्था वो क्या होगी। यानी कोई भी चीज़ अगर आप सृजन करने जा रहे हैं तो उसकी पहली अवस्था क्या है। तो ये आप इसकी सारी डिटेल जानकारी आप जाके देख सकते हैं। तो इसका जो होगा वो होगा आयोजन, यानी किसी भी चीज़ का सबसे पहले हम क्या करते हैं, आयोजन करेंगे। ठीक। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था या प्रतिपादन किया था। तो किसके द्वारा। आप विकल्पों पे ध्यान देते हैं, थॉर्नडाइक, गेस्टाल्ट, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो उद्दीपक
अनुक्रिया सिद्धांत, अर्थात हम लोगों ने पढ़ा था एसआर थ्योरी। तो एसआर थ्योरी का प्रतिपादक कौन था? तो देखिए अगर देखा जाए तो एसआर थ्योरी पे आपके स्किनर ने भी काम किया है, पावलोव ने काम किया है, थार्नडाइक ने भी काम किया है, लेकिन मुख्य रूप से जो नाम आता है वो आता है थार्नडाइक का। तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादक जो हो जाएगा वो विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, थार्नडाइक। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। संविधान के किस संशोधन में शिक्षण के अधिकार पर बल दिया गया है? तो देखिए संविधान के संशोधन में किस, तो कह सकते हैं कि संविधान के संशोधन में यानी शिक्षण के अधिकार, अर्थात जब से आरटीई लागू हुआ है तो जो 86वां संशोधन है उस पर बल दिया गया है, यानी 86वें संविधान संशोधन में शिक्षा के अधिकार पे बल दिया गया है। तो ये थे हमारे कुछ प्रश्न। अब आगे देखते हैं हम और प्रश्नों को। चलिए दोस्तों कुछ और प्रश्नों पे हम नज़र डालते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, शिक्षण के कार्य में सम्मिलित है। देखिए ये क्या है, ये सब ऐसे क्वेश्चन है, ये कॉमन क्वेश्चन है, इसमें आपको सिर्फ अपने दिमाग का प्रयोग करना है, इसको आपको रटना नहीं है, ठीक है। तो देखिए शिक्षण के कार्य में सम्मिलित है, क्या क्या सम्मिलित है? विकल्प पे ध्यान देते हैं, मूल्यांकन कार्य, उपचारात्मक कार्य, निदानात्मक कार्य या उपयुक्त सभी। तो देखिए जब भी हम शिक्षण करते हैं तो क्या करते हैं, हम मूल्यांकन भी करते हैं बच्चे का, उसकी जो त्रुटियां होती हैं उसको पहचानते हैं, फिर उसका उपचार भी करते हैं, निदान भी करते हैं। तो क्या है, शिक्षा के कार्य में ये सारे पहलू शामिल होते हैं। तो जो हमारा जो विकल्प सही होगा वो डी वाला होगा, उपयुक्त सभी। अब आगे देखते हैं, शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वो उसमें पूछा जा रहा है कि शिक्षण सबसे कम प्रभावी कब होगा? विकल्प पे ध्यान दें, जब शिक्षक एकाधिकारवादी होगा, विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे, केवल लिखने पर बल होगा या सभी। तो देखिए जब से कहने का मतलब यही कि यह प्रभावशाली तभी नहीं होगा जब केवल एक पक्ष क्रिया करेगा और दूसरा निष्क्रिय होगा। तो शिक्षक अगर एकाधिकारवादी होगा तो अपने द्वारा अपनी सारी बातें बच्चों पे थोपेगा, तो इससे क्या होगा, बच्चे उससे दूरी बना लेंगे। तो जो हमारा जो शिक्षण होगा जो प्रभावी कम हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे, तो आप कुछ भी पढ़ाते रहें तो विद्यार्थी अगर निष्क्रिय रहेंगे तो उसके ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है। फिर या आप केवल लिखने पे जोर दिए जा रहे हैं, लिखने पे बल हो, तो क्या है, तब भी हमारा शिक्षण कार्य प्रभावी नहीं होगा। तो यहाँ पे इन तीनों विकल्पों को देखने से लगता है कि तीनों विकल्प सही हैं, तो इसलिए जो चौथा हमारा जो विकल्प होगा उपयुक्त सभी, ये ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं, भाषा रूपांतरण सिद्धांत दिया था। तो देखिए जब भाषा रूपांतरण यानी भाषा वाला जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें मिल जाएगा। उसमें से भाषा रूपांतरण से आप इसे समझ लीजिए, भाषा या व्याकरण से संबंधित जो भी सिद्धांत दिया था वो चौमस्की महोदय ने दिया था। तो आप इनके सिद्धांतों का वीडियो देखिए तो आपको स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं, अगले प्रश्न पे विचार करते हैं, शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सही नहीं है? विकल्पों को देखते हैं, मेसोमॉर्फिक, एंटागोनिस्टिक, एक्टोमॉर्फिक और एंडोमॉर्फिक। तो देखिए जो शारीरिक गठन से संबंधित जो सिद्धांत बताए हैं वो शेल्डन महोदय का जो सिद्धांत है आप उसको पढ़िए अच्छे से, उससे आपको मिल जाएगा। तो जो इसमें आपका विकल्प सही होगा वो होगा एंटागोनिस्टिक। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को, निम्नवत में अभिप्रेरणा के घटकों की पहचान करें। विकल्प पे ध्यान दें, आवश्यकता, अंतर्नोद, चालक या उपर्युक्त सभी। तो आपको मोटिवेशन वाला वीडियो देखिए, उसमें आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। ये जैसा कि बताया गया है कि मोटिवेशन या अभिप्रेरणा में तो उसके मुख्यतः 3 पहलू होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आवश्यकता होती है, अंतर्नोद होती है, चालक होती हैं। अर्थात इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा उपर्युक्त सभी। आगे देखें, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये तो देखा लगभग हर परीक्षा में इस तरह के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस बार भी पूछा गया है। ये जो सिगमंड फ्रायड का जो सिद्धांत है वो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही विकल्प होगा सिगमंड फ्रायड। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? देखिए दोस्तों, अक्सर जो प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं बीच में नहीं आ जाता है, वो अक्सर हमको कंफ्यूज कर देते हैं। होता क्या है कि स्किनर से संबंधित नहीं है और स्किनर के सारे सिद्धांतों को दे दिया जाता है। तो क्या होता है, तो हम समझते हैं कि लगता है स्किनर के बारे में पूछा जा रहा है। तो ऐसे प्रश्नों पर हमें काफ़ी फोकस करना होता है, उनके शब्दों पर ध्यान देना होता है। तो पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो स्किनर द्वारा नहीं दिया गया है। अब विकल्प को देखें,
अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली, व्यक्ति निर्धारित अनुदेशन, त्रुटियों के माध्यम से सीखना या व्यवहार रूपांतर तकनीकी। तो अगर हम इन पे गौर करें तो एक सिद्धांत हमको ऐसा मिलता है कि त्रुटियों के माध्यम से सीखना, त्रुटियों के माध्यम से सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। अगर आप अधिगम के सिद्धांतों का वीडियो पूरा देखें तो आपको उसमें स्पष्ट हो जाएगा। तो यहाँ स्पष्ट रूप से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा सी विकल्प है, त्रुटियों के माध्यम से सीखना, ये स्किनर द्वारा नहीं दिया गया है, क्योंकि ये थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है। अब आगे हम कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। आइए कुछ और प्रश्नों पर नजर डालते हैं। देखिए, अगला जो प्रश्न आया है वह विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा। तो देखिए, इसमें ध्यान दीजिए, प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि क्या कह रहा है कि विभिन्न योग्यता वाले हैं, है ना, आप विभिन्न रुचि वाले विद्यार्थी हैं, तो आप उनका मूल्यांकन किस प्रकार करेंगे। तो देखिए, विभिन्न योग्यता वाले हैं, विभिन्न, तो आप एक पैटर्न बना के तो उनकी परीक्षा ले नहीं सकते, आप ये एक पैटर्न बना के उनका मूल्यांकन कर नहीं सकते, ठीक है, उनके अधिगम स्तर को जान नहीं सकते। तो हमें क्या करना होगा, उसमें से ना तो हम आंतरिक मूल्यांकन कर पाएंगे उनका सबका एक समान, ना तो बाह्य मूल्यांकन एक समान कर पाएंगे, ना तो प्रायोगिक मूल्यांकन कर पाएंगे। तो हम करेंगे क्या, हमें यहाँ पे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करना है। उनकी दैनिक, क्या कह सकते हैं, डेली एक्टिविटी से लेके पूरे जब कोर्स समाप्ति तक की जो भी परीक्षा हम लेते हैं, मतलब हर एक पहलू का मूल्यांकन करना होता है। यह प्रक्रिया उनकी अनवरत चलती रहेगी, ठीक है। तो हमारा जो सही विकल्प होगा वो होगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। आगे देखते हैं प्रश्न को। निम्न में से कौन अनुदेशनात्मक उद्देश्यों से संबंधित ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। अब देखिए, जैसे आप शिक्षण के उद्देश्यों का जो वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें स्पष्ट मिल जाएगा कि जिसको ब्लूम टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है। तो उसमें उन्होंने क्या क्या बताया, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक 3 पक्ष होते हैं। तो विकल्प पे हम ध्यान दें तो इसमें कौन कौन से हमारे विकल्प हैं, अवबोध, ज्ञान, चरित्र निर्माण और विश्लेषण। तो उसके बाद उन्होंने एक एक स्तर को, ज्ञानात्मक को भी कई भागों में बांटा है, फिर भावात्मक को भी, क्रियात्मक को भी। तो उसमें चरित्र निर्माण का जो है ऑप्शन वो कहीं नहीं आता है, ये तो कह सकते हैं। तो जो संज्ञानात्मक पक्ष होता है, संज्ञानात्मक पक्ष में क्या होता है, ज्ञान, बोध, प्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन, ये चीज़ें आती हैं। तो उसमें चरित्र निर्माण नहीं आता। तो जो पक्ष संबंधित नहीं है वो होगा चरित्र निर्माण, यानी कि विकल्प सी सही है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। तो शिक्षण का स्तर ज्ञान, बोध और प्रयोग होता है। तो उसमें से मोटिवेशन वाला यानी अभिप्रेरणा स्तर नहीं होगा। स्मृति होगा, ज्ञान होगा, बोध होगा और प्रत्यावर्ती स्तर का मतलब वो क्रियात्मक, ठीक है, प्रयोग। आगे देखें। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। विकल्प को देखते हैं। थॉर्नडाइक ने, एरिक्सन ने, स्किनर ने, हरलाक ने। देखिए, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। मनोसामाजिक, जब भी मनोसामाजिक शब्द आए तो ये मान के चलिएगा कि हम जो मनोसामाजिक पे जो भी सिद्धांत दिए हैं वो एरिक्सन के द्वारा दिए गए हैं। देखिए, मनोसामाजिक और मनोविश्लेषणात्मक दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। मनो जब विश्लेषणात्मक पूछा जाएगा तो फ्रायड के द्वारा दिया गया सिद्धांत है, और मनोसामाजिक जब पूछा जाएगा तो वो एरिक्सन के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। आगे विकल्प को देखते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक का वीडियो आप देखिए, उसमें आपको सारे डिटेल वीडियो मिल जाएंगे। देखते हैं इसको। विकल्प पे ध्यान देते हैं। व्यक्तिगत कारक, वातावरण संबंधी कारक, सामाजिक कारक या उपर्युक्त सभी। तो विकल्पों को देखने से हमको स्पष्ट पता चलता है कि जो अधिगम को प्रभावित करने वाले सारे कारक हैं। तो हमारा जो सही विकल्प होगा वो होगा उपर्युक्त सभी। आगे देखें। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था। ये भी आपका डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया गया है। तो आप अधिगम के सिद्धांत से संबंधित या बुद्धि के सिद्धांत का जो आप एपिसोड देखेंगे तो उसमें आपको सारे सिद्धांत एक साथ दिए गए हैं और उसका आपको पूरी व्याख्या करके समझाई गई है। तो अब देखें, बहुबुद्धि का सिद्धांत वो गार्डनर महोदय ने दिया था। आगे देखते हैं प्रश्न को। स्पीयरमैन ने दिया था। स्पीयरमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया था। बुद्धि का द्विकारक, बुद्धि का समूह कारक, बुद्धि का बहुकारक या बुद्धि का प्रक्रिया उन्मुखी। तो आप बुद्धि के सिद्धांत ये वीडियो देखिए, आपको उसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो हम डायरेक्ट यहाँ आंसर पे आते हैं। तो स्पीयरमैन ने जो सिद्धांत दिया था वो था बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। इसमें इन्होंने बुद्धि को दो खंड माना था, एक जनरल फैक्टर, एक स्पेसिफिक फैक्टर, यानी सामान्य बुद्धि कह सकते हैं, एक विशिष्ट बुद्धि। आगे देखें। प्रोजेक्ट विधि संबंधित है। तो प्रोजेक्ट विधि
विकल्प पे देखें, किलपैट्रिक, रूसो, मॉन्टेसरी और फ्रोबेल। तो जो प्रोजेक्ट विधि है वो किलपैट्रिक द्वारा है। इस पर भी हमने वीडियो बनाया है जिसमें जितने भी प्रकार की विधियां हैं, शिक्षण विधियां हैं, सबकी एक साथ डाल दी गई हैं। इसमें कौन सी विधियां हैं, इसके प्रतिपादक कौन से हैं, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। उस वीडियो को अगर आप देखें तो उसमें से आपको निश्चित ही हर परीक्षा में 2 या 3 प्रश्न तो मिलने ही मिलने हैं। तो इस प्रकार ये प्रश्न हो गए। आगे आइए हम कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। आइए आगे प्रश्नों को देखें। जो हमारा अगला प्रश्न है जो परीक्षा में आया हुआ है, पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है। यानी जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तो छात्रों का जो पूर्व ज्ञान होता है वो किससे संबंधित है? उद्देश्य लेखन से है, प्रस्तावना प्रश्न से है, मूल्यांकन प्रश्न से है या लक्ष्य के कथन से है। तो दोस्तों जब हम पाठ्य योजना बनाते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं तो क्या करते हैं, जो प्रश्न पूछते हैं तो सबसे पहले हम छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित जो प्रश्न पूछते हैं वो हमारे प्रस्तावना के प्रश्न होते हैं। तो जो पूर्व अधिगम से आधारित हमारे जो सही विकल्प होगा वो होगा प्रस्तावना प्रश्न। आगे प्रश्न को देखते हैं। गलत वाक्य को चुनें। इसमें से 3 जो वाक्य हैं वो सही होंगे, कोई एक गलत होगा। तो आइए विकल्पों पे विचार करें। छात्र सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण में सीखता है। तो सही बात है कि अगर वातावरण सही है तो बच्चे स्वाभाविक वातावरण में सीखेंगे। तो ये पहला विकल्प तो हमारा कह सकते हैं कि ये सही है। छात्र सबसे अच्छा करके सीखता है, ये भी विकल्प सही है कि छात्र जब करके से कोई चीज़ सीखता है तो अच्छे से सीखता है। छात्र सबसे अच्छा खेल खेल में सीखता है, यानी जो खेल खेल में सीखता है, करके सीखता है, उनका स्थायी होता है, ये भी विकल्प सही है। आगे देखें। छात्र सबसे अच्छा नियमित वातावरण में, देखिए जो नियमित शब्द है ना ये कहीं ना कहीं उसको बांध दे रहा है। तो क्या कह सकते हैं, यही हमारा विकल्प सही गलत होगा, अर्थात यही विकल्प सही होगा। देखा जाए तो अगर प्रश्न के आधार पे देखें तो यही विकल्प हमारा सही होगा, डी वाला। छात्र सबसे अच्छा नियमित वातावरण में सीखते हैं, ये ऑप्शन इसके हिसाब से गलत है। ठीक है ना। आगे देखें। निम्न में कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है? तो आप अधिगम के सिद्धांतों का वीडियो देखिए, आपको उसमें सारे सब कुछ पता चल जाएगा। तो देखिए थॉर्नडाइक ने क्या 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम दिए हैं। तो 3 मुख्य नियम में उनका क्या क्या था? अभ्यास का नियम था, तत्परता का नियम था, प्रभाव का नियम था, लेकिन अभिवृत्ति का नियम नहीं था। इसीलिए अभिवृत्ति का जो नियम है ये सही ऑप्शन होगा इस प्रश्न के लिए। आगे देखें। कोहलर तथा कोफ्का के अनुसार सीखना होता है। तो देखिए कोहलर और कोफ्का ये गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक के हैं। इन्होंने सूझ पे, अंतर्दृष्टि या सूझ पे ज़्यादा बल दिया है। तो जो इनका सही विकल्प होगा वो सूझ के द्वारा, यानी कोहलर तथा कोफ्का के अनुसार सीखना सूझ के द्वारा होता है। आगे प्रश्न को देखें। सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन थे? ठीक है, सामाजिक निर्माणवाद, सांस्कृतिक निर्माणवाद या भाषा निर्माणवाद के बात जब भी की जाएगी तो हम वहाँ पे जो मनोवैज्ञानिक हैं वियोगोत्स्की, इन्हीं का नाम आता है। तो या जब भी सांस्कृतिक पूछा जाए, सामाजिक पूछा जाए, भाषा से पूछा जाए तो वियोगोत्स्की का ही विकल्प सही मानेंगे हम लोग। आगे देखेंगे। निम्न में से कौन सी विकास की विशेषता नहीं है? निम्न में कौन सी विकास की विशेषता नहीं है? तो विकास की विशेषता क्या है? विकास संचयी होता है, सही है। विकास दिशात्मक होता है, जिस दिशा में करते हैं आप उसी दिशा में जाएगा। विकास विशिष्ट होता है, ये भी सही है, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। अनियमित एवं स्वतंत्र होता है, ये विकल्प अनुचित है, अर्थात यही विकल्प सही होगा। आगे देखते हैं। हेरिडिटी जीनियस के लेखक कौन है? अक्सर ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो हेरिडिटी जीनियस के जो लेखक हैं, यानी जो भी हेरिडिटी से संबंधित वंशवाद या वंशानुक्रम पे जो भी पुस्तक लिखी गई है वो गाल्टन के द्वारा लिखी गई है। तो ये गाल्टन महोदय इसके जो लेखक हैं गाल्टन है, यानी जो विकल्प होगा वो गाल्टन या बी सही होगा। आगे देखें। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? तो देखिए ब्लूम टैक्सोनॉमी का वीडियो यानी शिक्षण के उद्देश्य का वीडियो देखिए, आपको उसमें स्पष्ट मिल जाएगा। तो देखिए इसमें ब्लूम महोदय ने क्या बताया? 3 तरह के बताए हैं, ज्ञान, बोध, प्रयोग। ठीक है। अब इन तीनों के फिर बाद में इनके वर्गीकरण किए गए हैं। तो देखिए ज्ञान, बोध, प्रयोग के बाद संज्ञान, अब ज्ञान के भी हैं कि ज्ञान में क्या क्या बताया इन्होंने, इसमें 6 वर्गीकरण किए कि एक हो गया संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक ज्ञान, फिर बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन ये तो आखिरी स्तर है।
आखिरी स्तर यानी ये न्यूनतम नहीं होगा, अधिकतम होगा। तो न्यूनतम शुरुआत कहाँ से होती है? ज्ञान से। तो ये हमारा जो ज्ञान है ये इस संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर होगा। तो दोस्तों इस प्रकार ये हमने 300 प्रश्नों को देख लिया है जो बाल विकास एवं शिक्षण विधियों में आपके यूपी टेट की परीक्षा में आए थे। दुर्भाग्य था कि पेपर लीक हो गया। अगर आपने हमारे चैनल के माध्यम से इसको पढ़ा होगा तो आपको लगा होगा कि इससे अधिकतम प्रश्न देखा जाए तो 20 से 25 प्रश्न आपके इसमें मिले हैं। तो मेरा ये नहीं कहना है कि हमारे द्वारा बताए गए 20 प्रश्न मिल गए। मेरा ये कहना है कि हमने इस प्रकार सिलेबस को कवर किया है कि इसमें से हमको अधिकतम प्रश्नों की प्राप्ति हो रही है। तो अगर जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं, तो अगर वो इस एपिसोड के बाद भी चाहें तो आप उसको पूरा देख सकते हैं, क्योंकि अभी भी आपके पास मौका है। परीक्षा फिर से होगी, आप इसको पूरा वीडियो अच्छे से देखें। आपको सारे सिलेबस एक साथ एक जगह उपलब्ध कराए गए हैं। आप उस वीडियो को पूरा देखें, उससे जो भी आपके डाउट हैं आप उसको कमेंट बॉक्स में हमको दीजिए। वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, आप अधिक से अधिक अंक पाएँ, यही हमारा प्रयास रहता है अधिकतम। दोस्तों हम अगले एपिसोड में मिलते हैं नए विषय पे, नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों अगले एपिसोड में हम शुरुआत करेंगे पर्यावरणीय अध्ययन के बारे में। इससे भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।